चीज़ें डिफरेंट हैं अमेरिकन से, हमारा हेल्थ सेटअप डिफरेंट है, हमारे लोगों की रेस डिफरेंट है, उसके मुताबिक अगर एक चीज़ डिफरेंट हो सकती है तो फिर ये जस्टिफिकेशन बनती है कि जी ये तो वेस्टर्न पॉपुलेशन की हुई है जिनका जेनेटिक मेकअप और बाकी चीज़ें डिफरेंट है, इट्स नॉट इन द डन हियर। इसके अलावा वैलिडेशन ऑफ द स्टडीज भी होती है। देखिए रिसर्च में ये सिस्टमेटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं कि फॉर एग्जांपल एक होता है, हम हमारे फॉर एग्जांपल ये किम्स की पॉपुलेशन है। अब किम्स की पॉपुलेशन पे या तो ये कि मैं सबको लोगों को लूँ तो मुझे सबका आंसर मिल जाएगा। दूसरा ये होता है कि जी मैं इसे सैंपल लेता हूँ। अब सैंपल जब भी लेते हैं अगर वो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल होगा, फॉर एग्जांपल मैं वैसे ले लेता हूँ और 5 अपनी मर्जी के चूज कर लेता हूँ जिसमें मैं फीमेल को इग्नोर कर देता हूँ, सारे मेल्स ले लेता हूँ, या बाई चांस भी मेल आ सकता है, नाम ले ले मैंने 10 नाम उठा लिए सारे मेल आ गए, तो फीमेल क्या हो गई? अब मैं पॉपुलेशन वो कर रहा हूँ लेकिन फीमेल इसमें इग्नोर हो गई। अब ये रिजल्ट फीमेल पे एप्लीकेबल नहीं होगा। ओवरऑल अगर रिप्रेजेंटेटिव सैंपल है जिससे आप, इसलिए उसको कहते हैं ऐसे मिक्स करना है। सिंपल मिसाल मैं इसकी ऐसे देता हूँ कि आपने एक सूप बनाया है, उसमें सारे नमक मिर्च सारी चीज़ें डाली और वो नीचे बैठी हुई और आप उस चमचे को हिला नहीं रहे, ऊपर से वो इतना पॉपुलेशन है, 1 चम्मच सैंपल लिए, कहते ये तो फीका है और नमक डाल दो, नमक डाले वो सारा नीचे हो गया, फिर बड़ा चम्मच ले लिए, फिर उसके बाद पूरा आपने वो एक कप उठा के वो भी फीका है। जब तक स्टिर नहीं करेंगे फिर उससे छोटा चम्मच भी ले लेंगे तो वो आपको एग्जैक्ट टेस्ट देगा जो सारे उसको रिप्रेजेंट करेगा। सो सैंपलिंग सिलेक्शन जो होती है वो ज़रूरी होती है, लेकिन अगर ऐसी सैंपल ली है कि जो रिप्रेजेंटेटिव ना हो तो आपका वो चीज़ नहीं हो सकती। अगर हमारी पॉपुलेशन उस पर रिप्रेजेंट नहीं हो रही वो स्टडी हम पे जनरलाइज नहीं हो सकती। सो दिस इज वन ऑफ द जस्टिफिकेशन ऑफ डूइंग दिस स्टडी। दूसरा ये कि वही बंदा मैं दूसरा बंदा कर लेते हैं इस पॉपुलेशन से, उसकी रिजल्ट डिफरेंट आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 2 ड्रग्स पे स्टडी की है कि जी एक केमजोलाल है और एक एटिरोलाल है, हमने ये ड्रग बना रहे हैं, उसकी रिजल्ट आए कि जी केमजोलाल अच्छा है, ठीक है। और हमारे कार्डियोलॉजिस्ट आसिफ साहब ने स्टडी की है, उसे कहते हैं ये तो एटिरोलाल अभी भी बेहतर है। हमारे दूसरे आसिफ साहब ने उसके इलाज की, उसने कहा दोनों काम नहीं है या दोनों एक जैसे हैं। सो ये सब को करने के बाद आखिर में क्या होता है कि जी सिस्टमेटिक रिव्यू मेटा एनालिसिस, चीज़ों को वैलिडेट करना होता है। जितनी ज़्यादा रिसर्च हो जाएगी उतनी उस रिसर्च की इम्प्लीकेशन और वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन ये जस्टिफिकेशन नहीं होगी कि जी पेशावर में स्टडी हुई है, कोहार्ट में नहीं हुई, कोहार्ट में हुई है, करंट में नहीं हुई। आपको डिफरेंस बताना पड़ता है कि क्यों ज़रूरी है यहाँ पे करना। पंजाब का और खैबर का आपको थोड़ा सा उसमें इंट्रोडक्शन में देना पड़ता है कि देयर इज अ डिफरेंस कि जी ये कुछ और कास्ट से आ रहा है और वो कुछ और है, और इसमें फिर आपको एक रेफरेंस आज देना पड़ता है कि क्यों हम दोनों में डिफरेंस जरूरी है। ये चीज़ यहाँ पे क्लियर करना इसलिए भी जरूरी है कि बहुत सारे जो हमारे ट्रेनिंग्स बैठे हुए हैं तो ये जब स्टडी ले आते हैं तो इनका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमारे कोहार्ट में ये स्टडी नहीं हुई, पेशावर में हुई है लेकिन कोहार्ट में नहीं हुई, तो वो फिर उस वक्त आपका ये जस्टिफिकेशन वैलिड नहीं होता। और आपने जो इतने टाइम से स्ट्रेस गुजारा होता है उस पर जो काम किया होता है तो यू फील वेरी डिप्रेस्ड एट दैट टाइम कि मेरा तो सब कुछ किया। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जस्टिफिकेशन। ये जब आप हमारे पास एथिकल कमेटी में भी आते हैं तो वहाँ भी आपसे ये सवाल किया जाता है। कुछ चीज़ें जस्टिफिकेशन में पीएमओस के खास कर मौका देते तो हम जब जस्टिफिकेशन दे रहे होते हैं कि जी टर्शरी केयर और सेकेंडरी केयर लेवल, ज़्यादातर स्टडी जो हमारी हुई है वो सेकेंडरी। अब देखिए जिस पॉपुलेशन से स्टडी आप करेंगे आपके रिजल्ट्स किसी पॉपुलेशन पे जनरलाइज है। किड्स की स्टडी किड्स पे एप्लीकेबल नहीं होगी, वो ऊपर जो कौन सा वाला ऊपर कौन सा वाले बेटे IHS उन पे जनरलाइज नहीं होगी।
सो अगर टर्शरी केयर में हुई है और आप सेकेंडरी केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, सो दिस कैन बी ए जस्टिफिकेशन। ठीक है कि जी हमारे जो स्टडीज हुए ग्रेट बिग सेंटर्स में हुए जिनके पास सारी रिसोर्सेज अवेलेबल थे, हम रिसोर्स कंस्ट्रेंट एनवायरनमेंट, तो यहाँ पे वो चीज जो है नहीं, इसलिए हम इस पे करना चाहते हैं। सो दैट कैन बी जस्टिफिकेशन, इसलिए कि हमारे पास टर्शरी हॉस्पिटल 5 है और सेकेंडरी केयर 30 है। तो इसका इम्पैक्ट जो है जनरल के हवाले से जब मैं देखूंगा तो ये लार्जर पॉपुलेशन बेस का जस्टिफिकेशन, इस पे कोहार्ट नहीं मेंशन करना चाहिए। अगर आप सिर्फ कोहार्ट को करेंगे तो आपकी स्टडी का जो कार्यकाल है और उसकी रिजल्ट्स की जनरलाइजेशन सिर्फ इस पे होगी। आइडियली तो आपको 3-4 सेकेंडरी केयर लेना चाहिए, लेकिन एक प्रोटोटाइप हो जाए तो भी आप उस लेवल पे कि जी सेकेंडरी केयर में हमें ये हुआ है, प्राइमरी केयर में आप फिर कर सकते हैं कि मैं तो गांव में जाके और BHU और HC लेवल पे ये स्टडी करना चाहता हूँ। सो जब पब्लिक उसके इलाज के हवाले से देखिए तो हम डिफरेंट लेवल्स, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, टर्शरी लेवल, तो हम आते हैं सेकेंडरी लेवल में। तो अगर आपने कोई चीज़ प्लान करनी है तो जहन में ही रखना है कि आपने जस्टिफिकेशन पे उस पर देखना है कि इस पर कोई काम नहीं हुआ। तो ये अननोन का बताना, दिस इज जस्टिफिकेशन एंड रेशनल ऑफ डूइंग दिस थिंग। अगर ये नहीं है तो कोई आपका कार्य वो ये रिसर्च पब्लिश नहीं कर सकता। देखिए ये डिपेंड करता है आगे, फिर आप पॉपुलेशन आपके जेहन में खुद भी क्लियर होना चाहिए कि अगर आप सिर्फ कोहार्ट में पॉपुलेशन बेस स्टडी करना चाहें, अब टेक्निकली कोहार्ट प्रोटोटाइप या खैबर पख्तूनख्वा, इसके रिजल्ट्स भी जनरलाइज करे होंगे। पख्तून पॉपुलेशन है, अफगान है, हिंदू स्पीकर है, या पेशावर मिक्स्ड सिटी है। अगर आप साउदर्न पख्तूनख्वा कहेंगे तो साउदर्न पख्तूनख्वा में फिर आप उसूलन, डेखान, करा, खड़गू, चाहे आपके पास 6 डिस्ट्रिक्ट रहते हैं, आप उस पर रेंडमली 2 सेलेक्ट करें। फिर आप अपने चॉइस से नहीं कर सकते, चाहे वो डेखान आ सकते हैं, अकरान आ सकते हैं, हमूदी आ सकते हैं। तो इस तरह की चीज होती है। सिलेक्शन ऑफ द सैंपल का अपना क्राइटेरिया बनता है, ठीक है, लेकिन दैट शुड रिप्रेजेंट दैट एरिया। तो ये चीज इसमें होती है। और इंट्रोडक्शन में यूजुअली 2 से 3 पैराग्राफ होते हैं, सो एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ नॉलेज, इट्स अ ब्रीफ सिस्टमैटिक रिव्यू। एक और चीज होती है, हम बाज़ औक़ात आपको बहुत ज्यादा पेपर्स मिल जाते हैं, आप हर एक का रेफरेंस नहीं दे सकते। इट्स बेटर टू गिव द रेफरेंस ऑफ 1 सिस्टमैटिक रिव्यू रादर देन 10 ओरिजिनल आर्टिकल्स। सो सिस्टमैटिक रिव्यू जहाँ पे आपको मिल जाता है वो आपका काम आसान आ जाता है, इसलिए कि रेफरेंस नंबर भी एक लिमिटेशंस होती है। ठीक है कि आपने 10 या 20 से ज़्यादा रेफरेंस नहीं देने, हर जर्नल की अपनी एक होती है। सो what is already known on the subject and geopolitical references, international references given होंगे। Gaps in the knowledge which the research will fill, why was this study needed, with clear justification मैंने बात की, and state what you want to do। इसके बाद लास्ट है कि आप इस रिसर्च गैप को कैसे फिल करना चाहते हैं। यहाँ पे आपने अपना एम ऑब्जेक्टिव ये लिखना होता है, आई वांट टू कंडक्ट दिस स्टडी इन साउदर्न पख्तूनख्वा टू नो कि जी हमारे पास इस चीज़ की प्रेवलेंस कितनी है। आपको समझ आ गई इस चीज़ की। सो दैट इज द मेन और बहुत ही क्रिटिकल पार्ट इंट्रोडक्शन में। अगर इंट्रोडक्शन गलत होगा तो बहुत सारे रिसर्च हम यहाँ पे जाके रिजेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कि इंट्रोडक्शन पढ़ के आप आगे जाते हैं इसको कैसे होगा। सो इट डज नॉट रिव्यू द हिस्ट्री ऑफ द सब्जेक्ट। जो अभी आप कह रहे थे आर्टिकल में हिस्ट्री आपने नहीं लिखनी, इसलिए कि अक्सर आपके पास मैंने पिछली स्लाइड में दिखाया 450 to 500 वर्ड्स है। Do not try to show the readers that you have read everything. बहुत ज्यादा चीजें भी नहीं लिखी। Does not identify all other gaps. Focus रहना है। आपका फोकस किस चीज पे
कि आप प्रेवलेंस पे हैं, आप साइड इफेक्ट्स पे जा रहे हैं, किस चीज़ पे. देयर कुड बी मेनी गैप्स जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, सिर्फ वही गैप आइडेंटिफाई करें. डू नॉट इंक्लूड मेथड्स, रिजल्ट्स एंड डिस्कशन. शॉर्ट शॉर्ट एंड शॉर्ट. 3 दफा लिखा हुआ है. इट शुड बी वेरी ब्रीफ, इसलिए कि बहुत सारे जर्नल जो है वो जब आप आर्टिकल छापने देते हैं, लाइक पाकिस्तान जर्नल ऑफ मेडिकल साइंसेज जो है पाकिस्तान का सबसे हाईएस्ट इम्पैक्ट फैक्टर वाला मेडिकल जर्नल, वो 4 पेजेस के बाद पर पेज आपसे कास्ट करेगा एक्स्ट्रा. ठीक है, तो रेफरेंस ज्यादा होते हैं या टेबल ज्यादा होते हैं तो हर चीज को आपको पे करना है. जी, अब जो सोहेल साहब की बारी है. जी सर, आप बताएं. मेथोडोलॉजी में आप स्टडी पॉपुलेशन स्टडी डिजाइन सैंपल साइज कैलकुलेशन किस सेटिंग में करेंगे. आपने सैंपल साइज कैलकुलेशन पे एक वो करना है, सारे जो मुझे डिमांड है हमें पता तो नहीं है. और इसमें डेटा कलेक्शन के मेथड्स कौन से टूल इस्तेमाल होंगे और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस. स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कैसे, ये मेन से सवाल है. वो कहते हैं कि वो तो रिजल्ट का पार्ट है. कौन से स्टैटिस्टिकल टूल्स अप्लाई करेंगे तो वो आपने इसमें लिखना होता है कि आपने इसके सेस यूज करना है. और मैंने जब भी आप क्लेम करते हैं प्रोपोजल में आपने बाकायदा लिखना होता है कि मैं ये टेस्ट करूंगा. ये हमारे कम्युनिटी मेडिसिन और मेथड्स वाले बैठे होते हैं, हर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए अपने स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं. आपने रिस्क रिडक्शन देखनी है, आपने अलग वो करना होगा. कहाँ पे ऑड्स रेशियो लगाना है, कहाँ पे काई स्क्वायर टेस्ट लगाना है, कौन सा वेरिएबल के लिए कौन सा टेस्ट अप्लाई होता है. लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट आपने ये मेंशन करना है कि आपने कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किए और कौन सा वर्जन था, तो वो बताना भी जरूरी है. स्टैटिस्टिकल प्लान इसको कहते हैं कि आपने क्या कैसे प्लान करना है कि आप स्टैटिस्टिक कैसे करेंगे. उस ये बेसिक चीज़ स्पेशली प्रपोजल में होता है कि आप क्या करेंगे. आर्टिकल में आपने क्या किया ये देखना. इसमें आपने वेरिएबल्स का भी बताना होता है, ऑपरेशनल डेफिनेशंस का भी बताना होता है, और अगर कोई टेक्निक है ऐसी नहीं इस्तेमाल स्पेशली अगर सर्जिकल टेक्निक आपने यूज की है, प्रोसीजर की डिटेल्स बतानी होती है. बेसिकली ये जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि चूंकि आपने ऑलरेडी किया होता है, हमें सब देखिए राइटिंग के मोड में है कि रिसर्च हम होल्ड कर चुके हैं, तो इसलिए आपने वो चीज़ आपको पता है कि ये पहले लिखते हैं. बेसिक चीज़ ऐसी होती है, बहुत सारी खवातीन बैठी हुई है, आपका तो इसमें कितनी बिरयानी बना सकती है. जो हंस के वो फंस के. अच्छा, अब बताएं मैडम बिरयानी कैसे बनती है. आप बता दीजिए. सर तैयार ले आए बस बिरयानी तैयार तो वो बेचैन ही होते हैं. मैडम आपको ठीक खड़ी. अच्छा, आप बताएं कि बिरयानी कैसे बनती है. हम बनाए चिकन बिरयानी. बॉम्बे वाली के दिल्ली वाली के सिंधी बिरयानी. ये भी प्लेजियरिज्म हो गई ना सर. ये बेहतर सही बिरयानी. तो एक पैन लिया हमने, पैन में जो है ऑयल डालेंगे. ऑयल कितने साइज का. 1 किलो चिकन के लिए. हाँ, मीडियम. इसमें क्या डालना है. इसमें हमने ऑयल डाला है. एक टिन काफी. सर पाव का मतलब ये मेजरमेंट हम कप से लेंगे. एक कप ऑयल हमने डाला. तो कप कौन सा वो बड़ा वाला है. नहीं मेरे इतना बड़ा है. मेथड मुझे बनी दायरा क्वांटिफाई करो ना. पाव 250 ml का. 250 ml. ये जरूरी है, वरना अगर आपने वो ज्यादा बना दी तो फिर सिंपल साइज है ना आपका. प्याज डालिए. गैस कितनी
एक बोरी तीन प्याज काफी होंगे मतलब 3 प्याज कितने साइज के कितने चाहिए मीडियम साइज दरमियाने साइज दरमियाना किसको कहते हैं ये तो बड़ी मुश्किल बिरयानी है ये तो नहीं बनेगी ये रिसर्च वाली बिरयानी है, तुम्हारे घर वाली बिरयानी। कितने ग्राम प्याज डालना 50 ग्राम। 500 ग्राम आधा किलो 500 ग्राम आज सारे मर्द ने बिरयानी बना दी मैं पक्का बताइए Yes, noted. आपको खुद ये की नहीं है कि विचार सकते नहीं तो उसके बाद उसको ब्राउन करेंगे और ब्राउन करने के ब्राउन कितने मिनट में करना है मेरा ख्याल है कि प्याज को पानी में डाल दिया ब्राउन कर ऑयल अच्छा ऑयल ऑयल में डाल कौन सा है ऑयल कौन सा है काला डाल डाल ऑयल में क्या करना है ऑयल कनोला है अच्छा ऑयल कितना डाला है हमने ऑयल हमने कितना डाला 250 अच्छा और ब्राउन कितना हो मुझे क्या पता लाइट और डार्क ब्राउन में कैसे फर्क है ये लाइट कितने ब्राउन नजर आ ये तस्वीर है जिसके सामने मैच करूं हम मैं बढ़िया रिसर्च कर रहा हूं हम जो रेफरेंस वो हमारे पास कलर्स ऑलरेडी मौजूद है ना तो इसके साथ हम कंपेयर कर सकते हैं अच्छा वो कलर की बुक है वो उस बुक का आपने रेफरेंस देना है ये कितना ब्राउन हो जाए तो उसके बाद उसके ये रेफरेंस के तौर पर यूज करते जी हैं मटेरियल फिर हमने चिकन डाला उसके अंदर पूरा एक होल चिकन कितना चिकन भी टर्की वाला कौन सा वाला चिकन ज्यादा बेहतर है इसी को रखा देसी तो ऑब्वियसली हमारे पास ब्रायलर वो जल्दी कुक हो जाते हैं तो हम ब्रायलर इस्तेमाल करते हैं अच्छा तो ये फिर देसी वालों के लिए प्रोसीजर नहीं होगा वो प्योर करते हैं ये वो ये डाल के उसको कुकिंग टाइम थोड़ा सा ज्यादा हाँ करते इसलिए कि मैंने सुना है कि वो देसी पे जरा टाइम ज्यादा लगता है कुक होने में टाइम ज्यादा लगेगा तो इसी थोड़ा इसलिए ये स्टडी की एप्लीकेशन सिर्फ जो है वो ब्रायलर ब्रायलर उसके बाद हमने चिकन को भून लेना है तो वो भी जब कलर बदल रंग बदलेगा वाइट हो जाएगा इस सर्दी के मौसम को देख और आप लोग रिपोर्ट के वो जो वाइट हो जाए सब अगर वैसे का पेस्ट डालते हैं वो हम 2 टेबलस्पून मैरिनेट करते हैं टेबल स्पून एक टीस्पून होता है टेबल होता है तो उसके बाद सर हमने टोमेटो स्टेप कट करके एक्चुअली पार्ट टोमेटो कितने? 5 अब आप होशियार हो रहे हैं पार्ट टोमेटो स्टेप उसमें कट ना तो प्याज एक और टमाटर पाँच तो सर हाँ फिर वो टमाटर जो हमने 5 डाल दिए तो फिर हम पेस्ट नायरा 350 रुपए किलो है वो फंडिंग के लिए एडजस्ट करते हैं फंडिंग के लिए सर बिरयानी मसाला डाल दिया कौन सा वाला शाम वाला शाम का बिरयानी मसाला और बिरयानी में शाम के एक ही बिरयानी मसाले उधर तो सर उसमें सीधी में तो क्या है सिंधी बिरयानी अच्छा सिंधी उसमें बिरयानी लिखा होगा वो डालिए हमने सर वो हम पूरा पैकेट पूरा डाल दिया 250 ग्राम पूरा मेजरमेंट सर वो पैकेट में लिखी होगी ना जल्दी जल्दी सारा डाल के टाइम उसके बाद उसको भून लेंगे जब वो चिकन जो है वो उसको ढक के रख देंगे टमाटर का पानी सूख जाएगा चिकन गल जाएगा तो उसके बाद हमने बैठ जाए मैं जाकर भी बिरयानी लगता हूँ इधर से बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट अंदाजा हो गया है कि आपकी चीज ऐसी होनी चाहिए जो आप डिस्क्राइब करते हैं कि दूसरा बंदा उसको पढ़ के वो चीज रेप्लिकेट कर सके अगर आपने प्रॉपर ना बताया तो मैं जो बिरयानी बनाऊंगा उसका हशर कुशर हो गया ठीक है तो आर्टिकल में मेथड्स ऐसे लिखने चाहिए कि एक सर्जिकल प्रोसीजर अगर एक बंदा करता है तो वो भी कर सके वो स्टडी रेप्लिकेट करना चाहता है तो वो आपकी मेथड्स की देख अगर बाज़ औक़ात हम जब जस्टिफिकेशन ऑफ स्टडी में जाते हैं तो अगर मेथड्स में कोई फ्लॉज है वो हम ढूंढते हैं कि फलाने ने स्टडी की थी लेकिन उस पर ये चीज़ गलत थी उसी की
मेथड्स के क्लास को बेस बना कर कोई और स्टडी भी आप कर सकते हैं। तो मेथड्स आपके इतने रोबस्ट होने चाहिए कि वो रिजल्ट वैलिड हो। कल मैंने वैलिडिटी और रिलायबिलिटी की बात की कि मेजरेबल टूल जो आपका है वो स्टैंडर्डाइज्ड हो। अगर आपका वेइंग मशीन 2 किलो कम दिखा रहा है तो वो सही नहीं दिखा रहा है, या कभी 1 किलो ज्यादा 1 किलो कम दिखाएगा तो वो सो मेजरेबल टूल होने चाहिए, स्टैंडर्डाइज्ड होने चाहिए, प्रोसीजर स्टैंडर्डाइज होना चाहिए, और जिस स्टेप से आप लिखिए वो पूरा एलेबोरेट होना चाहिए, सो दैट द स्टडी शुड बी replicated by anybody who wants to do just by reading your methods. ये the most critical word, rejection, 90% rejection by methods. Method में flaw होगा, nobody will accept. बाकी introduction, discussion वो हम कभी खुद हेल्प कर लेते हैं, कभी आप सजेस्ट कर लेते हैं, वो चीजें होती हैं। मेथड्स पे नो कॉम्प्रोमाइज। जैसे कल इनको बताया था कि स्टूडेंट्स की स्टडी हुई है, डॉग्स की और मिनी सीएक्स की स्टडी हुई है, स्टूडेंट के बैचेस पे स्टडी हुई और कब हुई है? समर वेकेशन। अब ये आपकी ऑथेंटिसिटी पे सवाल होता है। And remember that method section is read by experts, not by ordinary. तो वो आप पे बहुत सीरियस तनकीद आपके एक्सपर्ट, उसके बाद भी आप पे बहुत सारे क्वेश्चन जो रिफ्लेक्शन आ रहे थे मेथड्स में प्रॉब्लम्स पे आते हैं, और इसलिए इट शुड बी वेरी थॉरली और उस पे सही काम करना। रिप्रोड्यूसिबल जिस तरह मैंने कहा है, बिरयानी अगर मैडम तैयार ना बीजी और मैं उसको बनाने बैठ गया तो मैं उसमें क्या अच्छा करूँगा, मुझे तो नहीं पता कि कौन सी कप कितना पानी डालना है, कौन सी मसाला डालना है, कितना कहते हैं, ब्राउन क्या होता है, डार्क ब्राउन क्या है, लाइट ब्राउन क्या है। सो एक एक चीज़ आपको सही बता दूँगी। मैंने ऐसा कही कि मुझे बिरयानी आती जो हंस के इसमें फिर इनको ये भी वो करना ना, ब्रीफ करना है कि अभी रिसेंटली मैंने मेडिकल एजुकेशन पे क्वालिटेटिव स्टडी की, और जब मैंने इसको पब्लिकेशन के लिए वो किया तो जो रिव्यू आया था उस रिव्यू में 17 ऑब्जेक्शंस थे एंड वेरी वैलिड, और उसमें मेजॉरिटी मेथोडोलॉजी की थी। ये एक्सपर्ट इसको रीड करते हैं, और इसमें आपने रिजल्ट्स को मिक्स अप नहीं करना। जो क्वालिटेटिव स्टडीज होती हैं उसमें मेथड्स और रिजल्ट वालों का मिक्स आते हैं, ये थोड़ी सी वेरिएशन है, या रिजल्ट्स एंड डिस्कशन को कंबाइन कर देते हैं। तो हमें थोड़ा सा ये स्पेशली क्वालिटेटिव स्टडीज हमारे आयत में नहीं होती, लेकिन साइकोलॉजी में अगर कोई है तो उधर ये चीज़ें ज़्यादा होती है, वहाँ पे थोड़ा सा हमें वो करना होता है। मशीन यूज करना है, उसका मेक, उसकी कंपनी का नाम, उसकी किस ईयर में बनी है, सारी डिटेल्स, जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हैं, जो दवाई यूज कर रहे हैं, उसका मिलीग्राम और कौन सी कंपनी की है, किस तरह के कैप्सूल है, वो है सारे आपके देखना। इंस्ट्रूमेंट ऑपरेट कौन करेगा? देखिए अगर आपने एक टूल बनाया है, देखिए रिसर्च डेटा कलेक्शन टूल आपका कौन सा है, अगर आपने एक इंटरनेशनल चीज फॉलो करनी है, फॉर एग्जाम्पल क्वालिटी ऑफ लाइफ का वो करना है, अब टूल अगर आप अंग्रेजी में आप कर रही हैं तो फिर आपको पहले उसको टूल को ट्रांसलेट रीट्रांसलेट की वैलिडेशन करनी होगी। अंग्रेजी में बनाया गया टूल की क्या उर्दू में वही मतलब निकलेगा? क्या जो ओरिजिनल बंदे ने बनाया है उसका यही मतलब था जो आप ट्रांसलेट कर रहे हैं, पेशेंट को बता रहे हैं, पेशेंट वही मतलब ले रहे हैं कि नहीं रहे? इसके लिए पहले पायलटिंग होती है और उसके बाद तो जो है आप उस तरह कर लेते हैं। तो जो आपने अगर एक टूल यूज करना है, पहली बात ये कि वो फ्री अवेलेबल है, आप उसको बगैर परमिशन यूज कर सकती हैं कि नहीं, अगर नहीं है तो परमिशन लेनी पड़ती है, अदरवाइज आप बाद में फेस कर सकते हैं।
इसी तरह वो अक्सर ये टूल बना के फिर वो बेचते हैं, राइट्स उसके बेचते हैं। और अगर टूल अवेलेबल है वो लोकल लैंग्वेज में है कि इंग्लिश में, अगर लोकल लैंग्वेज में नहीं है तो उसका फिर आपने ट्रांसलेशन और दूसरी ट्रांसलेशन को रीट्रांसलेट और इसका वेरिएशन सेटिंग्स हॉस्पिटल बेस्ड है, पॉपुलेशन बेस्ड है, एग्जैक्ट दे रहे हैं, ड्यूरेशन कहाँ से कहाँ तक है, पीरियड ऑफ रिक्रूटमेंट, एक्सपोजर, फॉलो, डेटा कलेक्शन। बाज़ ऑफ स्टडी आप देखते हैं कि मैं जनवरी से दिसंबर तक की है 2023 और उसका 6 महीने फॉलो अप है, और आप 6 महीने फॉलो अप जब आप करें और अप्रैल में मुझे वो स्टडी भी भेज देते हैं, भाई आपका आखिरी पेशेंट दिसंबर में आया और आप अप्रैल में 6 महीने का फॉलो अप आपने कैसे किया। अक्सर यहाँ से हम लोगों को पकड़ लेते हैं कि भाई आप कहते हैं ड्यूरेशन जनवरी टू दिसंबर है 2023, अप्रैल में मुझे भेज रहे हैं, आपका लास्ट पेशेंट हुआ है दिसंबर में, तो जून तक का आपका फॉलो अप होगा, फिर आपने डेटा कलेक्ट किया, उस पर एनालाइज किया, फिर लिखा है। तो इन चीज़ों का आपने बड़ा ख्याल रखा। सर अगर सैंपल साइज बड़ा कैलकुलेट हो जाए और हमारे इस पर कोई पाबंदी है, ड्यूरेशन आपको काम पास करनी चाहिए नहीं, ड्यूरेशन मजबूरी होती है, इनके सर पे डंडा है, आपके सर पे डंडा होता है, फिर पीएचडी का टाइम बार ना होता है। इनका ये होता है मैंने एमएड का एग्जाम देना है, रास्ते में खड़े हो जाते हैं, मुझे साइन कर देते हैं, वो तो मुझे सो रहे थे, फिर जी मेरा पार्ट 2 टाइम बार हो जाएगा। तो ये रिसर्च जो एक पर्पस इसका कुछ और होता है कि डिग्री लेने के लिए, उनमें थोड़ा सा ड्यूरेशन का इशू आता है। अदरवाइज रिसर्च के लिए ये जो प्योर रिसर्च है फॉर द सेक ऑफ रिसर्च हो कि जिसके कोई पर्पस और हो, वहाँ पे ये चीज़ें नहीं है। सैम्पलिंग सिलेक्शन किस तरह लेना है, आपने कंट्रोल लेना है, ट्रीटमेंट वेरिएबल्स कौन कौन से लेने हैं, हाउ मेनी सैंपल्स आर कलेक्टेड, एनिमल्स कैसे लेने हैं, एनिमल कौन से होंगे, अगर ह्यूमन पे करना है पॉपुलेशन पे कैसे लेना है, मेल फीमेल आप प्रोपोर्शनेट ले रहे हैं, कोई फर्क तो नहीं होता। यहाँ पे फिर कभी आप देखिए कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कंफाउंडर्स हैं जो कि आपकी स्टडी को, रिजल्ट्स को अल्टर कर सकते हैं। उनको या तो हम इनकॉर्पोरेट करते हैं सैम्पलिंग में, लाइक मेल फीमेल है तो मैं 50% मेल 50% फीमेल हूँ, या फिर एक्सक्लूड करना होता है, या डिजाइन में इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है कि जी मैं यहाँ पे इस एज ग्रुप वाले को भी लूँगा, बूढ़ों को भी लूँगा, मेल को भी लूँगा, फीमेल को भी लूँगा, हर एक कुछ जो पेशावर से टनल से उस साइड से वाले भी लूँगा, टनल से इस साइड वालों को भी लूँगा, दाढ़ी वालों को भी लूँगा, शेव वालों को भी लूँगा, चेस्ट पे जिसने पहने उसको भी लूँगा, जिसने नहीं पहने उसको भी लूँगा। तो ये चीज़ें आपने स्टडी डिज़ाइन के अंदर डाल देने, या फिर एक्सक्लूड करेंगे कि जी जिसने चश्मे पहने हुए हैं उसको हम एक्सक्लूड करें, ताकि कल को ये सवाल ना आए कि ये क्यों नहीं लिखी। सिलेक्शन क्राइटेरिया, कितना सैंपल, इंक्लूजन एक्सक्लूजन, सैम्पलिंग टेक्निक कैसे, सैम्पलिंग कैसे किए आपने, फ्लिप अ कॉइन किए, डाइस के थ्रू किए, लिफाफे में सबके नाम लिखे वो किए, तो ये सैम्पलिंग डिफरेंट टेक्निक्स होती है। फिर ये ब्लाइंडिंग और डबल ब्लाइंड आती है, और ये कंसीलमेंट ऑफ लोकेशन। ऐसे ना हो कि कोई आके देख के उधर अच्छा ये तो फलाने ड्रग है ए और बी, आप सैंपल सेलेक्ट करते हैं, उनको ड्रग्स देते हैं, ड्रग ए जाएगा बी जाएगा। बाज़ औक़ात अगर आपको सैंपल सिलेक्शन का ये पता हो कि नेक्स्ट मैंने ड्रग ए लेना है, आई एम इंटरेस्टेड इन बी, तो जो अगर लेस सेवियर पेशेंट होगा तो मैं फिर उसको नहीं लूँगा, जो सेवियर है उसको उस ग्रुप में डाल दूँगा, ताकि मेरे वाले जो इंटेंट जिस ड्रग पे मैं इंटरेस्टेड हूँ उस पर कम सेवियर वाले डिफरेंट चीज़ें हैं। रैंडमाइजेशन कैसे करनी है, मासी कैसे करनी है, और ड्रग की शेप से इसी तरह मुख्तलिफ चीज़ें, हमारा ये डिटेल आप मेथड्स किसी और पढ़ लेंगे। रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है, आपने एलिजिबिलिटी ऐसे की, एक्सक्लूड की है, रैंडमाइजेशन की है, ए बी में वो कर दी है, फिर फॉलो अप है, फिर एनालिसिस है।
ये फ्लो डायग्राम्स होता है. मटेरियल यूज, डिटेल्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मैन्युफैक्चर नेम, एड्रेस और आइडेंटिफाई ऑल ड्रग्स एंड केमिकल्स यूज्ड, जेनेरिक नेम, डोज, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सारी आपने लिखनी है. सफिशिएंट डिटेल्स के जो रिप्रोड्यूस करना चाहते हैं. इसी तरह रेफरेंस देना है अगर आपने कोई मेथड यूज किए. डेटा कलेक्शन प्रोसीजर, लोकेशन, सेलेक्टिंग, एक्सट्रैक्टिंग एंड सिंथेसिस ऑफ डेटा. ये ज़्यादातर स्पेशली अगर आप सिस्टमेटिक डेटा एनालिसिस करते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ें यूज होती हैं कि आपने सेलेक्ट कैसे किए, डेटा एक्सट्रैक्शन कैसे किए, उनका डेटा सिंथेसिस कैसे करते हैं. ये चीज़ें कुछ स्पेशली क्वालिटेटिव स्टडीज़ में भी ये डेटा सिंथेसिस का हुआ. फिर स्टैटिस्टिकल मेथड जिस तरह सोहेल साहब ने. अच्छा, बाद में मिसिंग डेटा भी आ जाता है आपके पास. फॉर एग्जांपल एक पेशेंट कभी भी दिया गया या कुछ और का, तो वो उसके दो तरीके होते हैं. मिसिंग डेटा आपका स्टैटिस्टिकल टूल भी उसको एडजस्ट कर लेता है या फिर उनको आप एक्सक्लूड कर लेते हैं, जो भी आपका अपना. एथिकल ऑलरेडी आपको पता है कि हम इस पे बदनाम हैं कि इसको भी मिसिंग डेटा ऐसे है ना कि बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें, फॉर एग्जांपल देखिए, एक चीज़ होती है वॉलंटरी शेयरिंग ऑफ द डेटा. फॉर एग्जांपल आप एक करें और मैं उसको नहीं देना चाहता, उस पर कंपल्शन नहीं होती. इसी तरह बाज़ औक़ात आपने पेशेंट रिक्रूट करनी है, इनरोल करनी है, तो वो आपको स्टडी का पार्ट हो जाता है. ठीक है, जब पार्ट हो गया, अब फॉर एग्जांपल मैं आपको विलिंगनेस दे रहा हूँ, आपने मुझे रिक्रूट किया, लेकिन जब दवाई देने लगे मैं कहता नहीं देने लगा. नाउ आई एम रिक्रूटेड, आई एम इंक्लूडेड इन योर पॉपुलेशन ऑफ स्टडी, बट मुझे ड्रग नहीं मिली. अब इसमें एक चीज आती है स्टैटिस्टिकल इंटेंशन टू ट्रीट एनालिसिस. आपने मुझे ले लिया, आपने मुझे ट्रीट करना था, इंटेंशन आपकी ये ट्रीट मुझे नहीं मिली. ये स्टैटिस्टिकल तरीक़ेकार होता है कि इंटेंशन टू ट्रीट एनालिसिस में वो OR सबके एनालिसिस के साथ मेरा भी एनालिसिस करेगा, इसका बॉडी वेट ये था, और ये चीज़ें थी, तो अगर इसको ये दवाई मिलती तो क्या होता, अगर वो दवाई मिलती तो क्या होता. तो इंटेंशन टू ट्रीट एनालिसिस में या फिर आप कर लेते, बेसिकली आई एम पार्ट ऑफ योर स्टडी. आप मुझे एक्सक्लूड इस तरह नहीं कर सकते. स्टडी में एनरोल हुआ, वो बंदा आपका स्टडी पार्टिसिपेंट है, उसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक उसमें इंक्लूड होगी. कंसेंट जिसने दे दिए, आपने उसको नंबर अलॉट कर दिया, चाहे उसको दवाई इंटरवेंशन कुछ मिली या ना मिली. देयर मस्ट बी कि मेरे 5 केसेस ऐसे थे जिनको ये ड्रग नहीं मिली और उसका इंटेंशन टू ट्रीट एनालिसिस में ये रिजल्ट डाल दिया. करते हैं. हाँ सर, इसमें एक तो ये है कि इंटेंशन टू ट्रीट है, और वो जो कुछ होते हैं कि लॉस्ट फॉलो अप है, तो अब उसमें हमें साइड इफेक्ट हम देख रहे हैं, उसको वो भी इसी तरह होता है. एक्चुअली आप उसको फॉलो अप, किसी की डेथ हो गई है, वो सेकंड फॉलो अप के लिए है, या इसमें इस तरह की भी चीज़ होती है कि आप पिछले फॉलो अप को कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल 2 फॉलो अप हुए, पहले हुए, दूसरा नहीं हुआ, तो उस लास्ट को वो एक्चुअली आपको सॉफ्टवेयर करके दे देते. दूसरा सैंपल कैलकुलेशन में 10 to 15% ड्रॉप आउट है, ये रखते हैं. ड्रॉप आउट वो भी कवर हो जाता है. लेकिन ये सी वैलिड है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इंटरनेशनल नॉर्म्स है. क्योंकि जिसने प्रैक्टिकल रिसर्च की होती है उनको पता है कि ये चीज़ें होती हैं. मरीज पहले हो गए, बाद में उसका माइंड चेंज होता है. उसका कहते हैं आप, जब हम आपसे वो कंसेंट बनाते हैं कि मैं किसी वक्त भी इससे विड्रॉ कर सकता और मेरे रूटीन मैनेजमेंट पे कोई असर नहीं हो, उससे नहीं कि आप नहीं करेंगे तो हम आपका इलाज नहीं करेंगे. नो, मतलब स्टैंडर्डाइज ही तरीके है. नहीं सर, मैं कहता हूँ जैसे 5 मरीज है, एक फॉलो अप से रह गया या 3 रह गए, तो कोई वो है कि इतने हो गए रह जाए तो एक्सेप्ट होगा, इतने पता होगा 10 to नहीं होगा. मतलब यूजुअली 20% का फॉलो जो होता है वो इसमें इस तक एक्सेप्टेबल रेट्स पे हो जाते हैं. लेकिन अगर आप हैं तो इसलिए जिस तरह सोहेल साहब ने कहा है, तो हम
औकात इसमें ओवर सैम्पलिंग कर लेते हैं, ठीक है। अगर बहुत हाई फॉलो अप आपका लास्ट टू फॉलो अप आ रहा है तो आप उसमें मजीद लोग इंक्लूड करें। इस तरह नहीं कि आधी पॉपुलेशन आपकी लास्ट टू फॉलो अप हो जाए और आप उसके रिजल्ट हो जाएंगे। तो उसको कवर करने के लिए आप अपना सैंपल साइज शुरू में ही मेथड्स में ये होता है कि आप उसको ड्रॉप आउट, अगर एक चीज़ में चांसेस हैं तो उस पर वो सैंपल साइज बढ़ा दें। आप नए बंदे रिक्रूट कर लें, स्टडी को आगे बढ़ जाएंगे। Excuse me, sir. जी Sir. So there was a study in NIH regarding this, maybe regarding this heart diseases, cardiovascular diseases, and some of the patients they more entered the tobacco smoking status. And research and now that these are the significant cases, important cases. The pneumonia is already become leukemia. Now at that stage, how to deal with these cases? इनके वो significant शो कर रहा है, हम वो एड कर रहे हैं, उसको exclude कर रहे हैं regarding tobacco smoking status. ये एक्चुअली आपको जो सॉफ्टवेयर है ना वो बाकी टोबैको स्मोकर, इसलिए वो सैंपल साइज, जब हम इफेक्ट साइज की बात करते हैं ना तो सैंपल साइज बेसिकली आपको इसलिए कैलकुलेट करता है जब आप कहते हैं कि मुझे इतना दोनों में डिफरेंस मिलता है। एक्चुअली वी आर एंटर, ये पी वैल्यू की बात नहीं होती, वहाँ पे इफेक्ट साइज की बात है। इफेक्ट साइज इतना होगा तो आपको इतनी बंदी करनी होगी, वो सैंपल साइज है। तो वो उसमें अगर फॉर एग्जांपल स्मोकिंग एक नोन फैक्टर है तो फिर आपको प्रोपोर्शनेटली इक्वल स्मोकर वर्सेस नॉन स्मोकर लेते हो। अगर वो नहीं लेते उतने प्रोपोर्शनेट तो आपको स्टडी रिजल्ट वैलिड नहीं होते। तो उसके लिए फिर आपको एडिशनल बाज़ औक़ात आप रिवाइज प्रोटोकॉल पे जाते हैं, अप्रूवल दोबारा लेते हैं कि आई वांट टू इंक्रीज द सैंपल साइज टू इंक्रीज मोर स्मोकर्स टू बी इंक्लूडेड, ताकि इनफ सैंपल हो कि वो मुझे स्मोकिंग का इफेक्ट डिफरेंट कर दे। जितना स्मॉल इफेक्ट होगा उसके लिए आपको ज़्यादा लोग चाहिए। इफेक्ट साइज मेजर करने के कि दोनों के दरमियान में स्मोकिंग का इफेक्ट हो सकते हैं जीरो। याद रखिए सिर्फ सैंपल साइज बढ़ाने से पी वैल्यू ऑटोमेटिकली सिग्निफिकेंट हो जाता है। द स्मॉलर डिफरेंस विल बी, वो ये दिखाते हैं कि ये डिफरेंस बाई चांस है या रियल है। पी वैल्यू इज प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिफरेंस बीइंग by chance or real difference. That is not clinical significance. That is called statistical significance. और वो कहते हैं कि जी जो रियल डिफरेंस है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि दो ड्रग्स हैं, हाइपरटेंशन के लिए आसिफ साहब स्टडी कर रहे हैं और दोनों डिफरेंस में आपको ड्रग किमजोलाल और एटिनोलाल में डिफरेंस आ गया जी 5 mm या 10 mm, चलो 5 होते हैं, चलो 10 मिलीमीटर। अब अगर मैं 10,000 मरीज लूंगा तो ये हाईली सिग्निफिकेंट। अब इशू ये है कि ये 10 मिलीमीटर जो आपकी मर्करी का डिफरेंस आ रहा है, क्या ये इसको हार्ट अटैक को रोक सकता है, क्या ये मोर्टेलिटी को रोक सकता है, क्या ये स्ट्रोक को रोक सकता है? इफेक्ट हम उसमें देखते हैं बेसिकली। तो देयर विल बी नो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। इसी तरह अगर एक स्टडी आप डायबिटीज़ पे करें और वो आपको आ जाए जी, आप मरीज से कहें जी आपका जी शुगर तो इस दवाई से जो है वो 20 मिलीग्राम कम हुआ है और दूसरे में जो है 30 मिलीग्राम का आपका 10 ज़्यादा कम हुआ, तो कहेगा मुझे तो फिर कभी भी पैर चलते हैं, मेरे कभी भी नज़र ठीक नहीं, अभी भी मुझे ज़्यादा कार्डियक हो रहा है। तो वेदर दैट डिफरेंस इज क्लिनिकली सिग्निफिकेंट टू रिड्यूस दी आउटकम, जो एडवर्स आउटकम है उसको कम कर सकता है कि नहीं कर सकता, ये एक्चुअल हम मेजर करते हैं। सो जो आपका वो कहते हैं सिर्फ न्यूमेरिक्स के साथ नहीं खेलना होता है, आपने क्लिनिकल सिग्निफिकेंस जो है थी वो देखनी होती है। और यही जो मेडिकल रिसर्च की वो एसेंस है कि आपने इन चीज़ों को कवर करना होता है। नट वेयर पी वैल्यू सिग्निफिकेंट, मेरा पी वैल्यू सिग्निफिकेंट आप मेरी स्टडी आप जो नहीं चाहते, मेरे पास अगर उसका इफेक्ट नहीं आएगा तो वी विल नॉट पब्लिश दैट जस्ट के जी आपका पी वैल्यू पर 0.1 की होगा। सर ये जो क्लिनिकल इफेक्ट हम एस्टैब्लिश करेंगे उसके लिए फिर हम मजीद लिटरेचर करेंगे। वो आपका सारा देखिए सारे रिसर्च आपकी बैक रिसर्च के ऊपर बनती है। जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे फिर आप एक्सप्लोरेटरी स्टडी पहले कोई चीज़ करते हैं जिसपे कोई स्टडी नहीं हुआ, जैसे कोविड में पहले कुछ नहीं था तो 10
कोविड के मरीजों के न्यूज में जनरल मेडिसिन में उन्होंने चीज़ें क्या होता है, फिर पता चला जी पहले कफ और नमूनिया था ICU में, बाद में चला डायरिया हो रहा है, बाद में न्यूरोलॉजी आ गई, जितने स्ट्रोक ज़्यादा हो गए थे उन्होंने कभी 10 साल में नहीं देखे थे, 1 साल में स्ट्रोक के मरीज आ गए। तो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे जो भी डेटा आता है वो डेटा पूल बनता रहता है और आपके पास चीज़ें क्लियर होती है, इमेज बन रहा होता है और उसी के बेस पे फ्यूचर की स्टडी क्रिएट करते हैं। शुरू में तो एड्स का जो पहला होता है वो केस रिपोर्ट छपा, ठीक है, और उस वक्त वो होमोसेक्सुअल था तो ये उन्होंने कहा कि ये तो होमोसेक्सुअल की डिजीज है। बाद में पता चला है कि जी इसमें और चीज़ें भी आ रही हैं और ब्लड प्रोडक्ट्स भी है। तो जो नॉलेज बढ़ता जा रहा है चीज़ें क्लैरिफाई होनी चाहिए। तो रिसर्च का ये भी है कि जितना ज़्यादा डेटा आएगा, इसलिए रिसर्च में पाबंदी नहीं होती, जितने ज़्यादा मुल्कों से आएगा ओवरऑल पूल ऑफ डेटा में हमारा डेटा ज़रूरी है। मैं बार बार कहता हूँ इंटरनेशनल पूल ऑफ डेटा में हमारा डेटा ज़रूरी है। और ये क्वेश्चन मैंने उधर भी उठाया था, ये जो अगर आप देखें हिस्ट्री ऑफ एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, जामा BMJ की वेबसाइट पे होगी। मैं और फोजिया गए थे, हमने इस पर पार्टिसिपेट भी किया था, बल्कि उस वीडियो में वो कैमरामैन ने खासकर मुझ पर फोकस भी किया था, बाकी किसी उस पर नहीं किया। उसने जवाब भी किया था, मैंने उसकी तस्वीर खींची थी उसकी, तो उसने कैमरा मुझ पर देखा गया और दैट इज इंक्लूडेड। तो वो एक हिस्टोरिक मेरे लिए होगी है। उसमें मैंने ये सवाल किया था कि आप अमेरिका में बैठ के स्टडी कर रहे हैं, गाइडलाइन में आ जाती है अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन और आसिफ इकबाल साहब इधर उसको फॉलो कर रहे हैं, विच में स्टडी हुई नहीं है। इसलिए फिर डिस्कशन बाकी उसमें 10-15 मिनट की डिस्कशन हुई है और उन्होंने ये कहा है कि वी मस्ट गो फॉर कोलैबोरेटिव इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। एवरी स्टडी मस्ट इंक्लूड फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज, ताकि रिजल्ट्स की जनरेबिलिटी ज़्यादा हो जाए। मैंने कहा वो कहते आप अपनी मुल्क में करें, मैंने कहा मेरे पास फंड्स नहीं। तो उन पे वो कह रहे थे कि रिकमेंडेशन शुड बी कि आप एटलीस्ट एक मुल्क में जाके डेवलपिंग कंट्री के रिक्रूट करें, स्पेशली जिनका लॉन्ग टर्म क्लिनिकल इम्पैक्ट होगा। तो ये चीज़ें ज़रूरी होती है। रिजल्ट्स टू दी पॉइंट। अच्छा, अब ये इसमें आपने फोकस करना है, आपके पास बातों का डेटा बहुत ज़्यादा आ जाता है, फिर आपने इसको खुद ही फिल्टर करना है कि कौन सा डेटा मेरे स्टडी ऑब्जेक्टिव को एड्रेस करने के लिए क्रिटिकल है। कुछ चीज़ें आपके पास आपने प्रोफार्मा जितने बाज़ औक़ात हम प्रोफार्मा में कहते हैं ज़्यादा चीज़ें भी डाल दो, हो सकता है आपकी उसके साथ कोई सेकेंड स्टडी नहीं कर रहा है, क्योंकि बार बार करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए फॉर एग्जाम्पल हम पार्किंसन डिजीज़ का मैं स्टडी करें और उसकी क्लिनिकल इम्पैक्ट देखें और साथ में देने में क्वालिटी ऑफ लाइफ का प्रोफार्मा फिल कर दूँ जिसमें शायद 10 मिनट और लगे, तो इन्हीं पेशेंट का मैं एडिशनल एक स्टडी भी निकाल सकता हूँ और वो शायद क्लिनिकल में मुझे पूरा उसमें 4 पेजेस या 2000 वर्ड्स में नहीं इंक्लूड कर सकता मेरा दूसरा पेपर की, उसमें मुझे एक्स्ट्रा स्टडी नहीं करनी पड़ती। तो यहाँ पे आपने फोकस करना है जो इस आर्टिकल के इसके मुताबिक आपको रेलेवेंट चीज़ आ रही है। यहाँ पे रिजल्ट्स में आपने मेथड्स को रिप्रोड्यूस नहीं करना, लेकिन रिमाइंड बाज़ करना पड़ता है कि आप क्या चीज़ किस तरह देखना चाहते हैं। ये इस वक्त मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकूँगा जब तक आपको एग्जाम्पल्स ना मिलें, लेकिन टाइम की शॉर्टेज में तो बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी। Allow the data to speak for itself। देखिए एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि मुझे अगर टेबल है तो टेबल को समझने के लिए मुझे टेक्स्ट में ना जाना पड़े। It should be self-explanatory। उसमें एब्रिविएशन है तो टेबल के नीचे दी गई है, उसको टेबल को देखने के लिए समझने के लिए डिस्कशन या रिजल्ट सेक्शन में मुझे नहीं जाना चाहिए। Allow the data to speak for itself। It should not be interpreted here। एक्चुअल रिजल्ट्स आपने देखने हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट्स आप करते हैं डिस्कशन में और कंक्लूजन। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो कि डेटा इन द टेबल एंड ग्राफ इनमें डुप्लीकेशन ना हो, कि उसी का टेबल भी बनाए और उसी का ग्राफ भी बनाए। जी बोलिए। ये सॉरी मैं आपको
देखिए अब पी वैल्यू के हवाले से जो आपने बात की कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ पी वैल्यू, अगर वो इम्पैक्ट किया और इम्पैक्ट नहीं डालता है तो फिर हम उसको नहीं कंसिडर करते। अब इसमें मेरा एक वो ये है ना कि ये वेरिएबल्स हम पहले से वो डिफाइन कर लेते हैं ना, उसके लिए पी वैल्यू भी डिफाइन हो जाता है। और फॉर एग्जाम्पल अगर हम डायबिटीज़ में एंजाइना के उसको देखते हैं नंबर फॉर एग्जाम्पल, तो उसके लिए हमने पी वैल्यू सपोज फिक्स किया हुआ है कि लेस देन 0.05 हमारे लिए सिग्निफिकेंट होगा। अब अगर वहाँ पे एंजाइना का सिग्निफिकेंट डिफरेंस होगा तो हमारे पास ये चीज़ आएगी ना। नहीं मैडम वो बात आपकी ठीक है, यहाँ पे वो सिर्फ पी वैल्यू बताएगा कि आपका डिफरेंस रियल है, चाहे छोटा या ज़्यादा है। यहाँ पे ऑड्स रेशियो होते हैं और रिलेटिव रिस्क रिडक्शन होती है। फॉर एग्जांपल आपकी मैग्नीशियम सल्फेट दे रहे हैं और उसने कहा है कि जी 37% रिस्क रिडक्शन की है। अब इसमें वो पी वैल्यू नहीं देखेगी, वो आपकी रिलेटिव रिस्क इटसेल्फ वो दिखाएगा, उसका कॉन्फिडेंस इंटरवल ना जिसके लिए हमने पहले जो नहीं पी वैल्यू को एक्चुअली पी वैल्यू पे आजकल इंटरनेशनल जर्नल्स देती ही नहीं है। मैं आपके साथ आर्टिकल शेयर करूंगा जिसमें आजकल जोर दिए कि पी वैल्यू ने इतना कंफ्यूजन क्रिएट किया हुआ है कि लोग उसको सिग्निफिकेंट आपके ऑड्स रेशियो को देख के मैं बता सकता हूँ कि रिजल्ट सिग्निफिकेंट नहीं कि नहीं। ऑड्स रेशियो में दरमियान में 1 आता है और उससे आगे पीछे आगे आपकी रेंज में तो वो सिग्निफिकेंट नहीं है। रिस्क रिडक्शन में 0 बीच में आता है, 0.9 to 1.1 बीच में अगर वो चीज आपकी आ जाती है, एक तरफ है या दूसरी तरफ है, तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होता। उसके लिए पी वैल्यू जरूरी नहीं होती। पी वैल्यू अगेन मैं बता रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिफरेंस बीइंग रियल और बाई चांस। समझ आ रही ना कि जो डिफरेंस है चाहे वो थोड़ा या ज्यादा, ये रियल डिफरेंस है या बाई चांस भी बाजों का आपके पास लोग आ सकते हैं। तो उसके लिए आपने ऑड्स रेशियो या रिलेटिव रिस्क रिडक्शन। सर ये आप एक ही प्रोफार्मा में हम मजीद भी फिर दूसरी स्टडी में उसको इनको ये सलामी स्लाइसिंग में तो नहीं आएगा? नहीं देखिए, सलामी स्लाइसिंग में मैंने आपको कहा है 2000 अल्फाज है फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जिसमें भेज रहा हूँ। अभी हारिस पे कल भी मैंने एग्जाम कल आप थे कि नहीं थी? कल आप नहीं थी। ये चीज़ हमने कल डिस्कस की है। हारिस ने हार्मोन्स का भी किया था, हिस्टोपैथोलॉजी का भी किया था। एनिमल एक ही दफ़ा वो सेक्रीफाइस किए थे, तो उनके मुख्तलिफ डोजेस किए साथ में। उसने एक ही स्टडी बना के जी उन्होंने कहा है आपके इतने ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स हम नहीं छाप सकते, आपके 2 ऑब्जेक्टिव्स होंगे, उसमें ये होगा, आप ये डेटा एक्सक्लूड कर दें। तो उसका लिखा हुआ आर्टिकल उन्हें इंटरनेशनल जर्नल ने वापस किया है कि ये चीज़ जो है हार्मोन्स वाले आप फलाने जर्नल में वापस की, हमारे स्कोप में नहीं आता। तो डिपेंड करता है कि फॉर एग्जांपल क्वालिटेटिव, मैं क्वालिटेटिव स्टडी नहीं चाहूँ, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी देखना चाहता हूँ, तो आप किसी और जर्नल में उसमें आपने लिखना है कि इसके स्टडी पार्टिसिपेंट पे ऑलरेडी मेरा ये स्टडी चल चुकी है, उसका रेफरेंस देना है। मेथड्स आपके सेम होंगे, एज, जेंडर और वो चीज़ें सेम आ सकती हैं, और डेमोग्राफिक डिटेल्स उसका फिर हवाला करने के लिए डेमोग्राफिक डिटेल्स पहले से छप चुकी है। अच्छा, all the findings significant या not significant? देखिए इनसिग्निफिकेंट रिजल्ट को आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? Why should not be excluded? जब कोई वो डिफरेंस नहीं आए। अच्छा, दूसरा कोई पॉइंट? Yes, maybe independent they are not significant, वो भी हमें बता देते हैं कि इसमें कुछ रिलेशनशिप नहीं है या एसोसिएशन। देखिए मेन चीज होती है कि नेगेटिव स्टडीज को पब्लिश होना चाहिए, बिकॉज हम जब सिस्टमेटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस जो हायरार्की ऑफ एविडेंस बेस्ड मेडिसिन में टॉप पे है, अगर हम सिर्फ पॉजिटिव को लेंगे तो ये चीजें उसको बायस आ जाएगी। सो इट शुड बी इंक्लूडेड इन सिस्टमेटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस। अगर नो इम्पैक्ट भी आया है तो ये तो पता चले कि कोई काम की चीज नहीं। जब हम स्टडी प्लान करते हैं उसमें 2-3 चीजें होती हैं। एक ये कि ड्रग ए जो है वो ड्रग बी से बेहतर है, या ड्रग ए बी के बराबर है,
یا ڈرگ بی جو ہے اے سے بہتر ہے. ایکول سپیریئر انفیریئر, یا ہم ایکول کو نان انفیریئرٹی بھی کہتے ہیں. اٹس ناٹ انفیریئر دین دیٹ. جیسے ریٹوکسیمیب ہے اور ہم اس میں ملٹیپل اسکلیروسس میں اپیلیزومیب ہے. اب انہوں نے کہا کہ ریٹوکسیمیب از ناٹ انفیریئر ٹو دوسرا ڈرگ جو بھی آپ یوز کر رہے ہیں, تو اور اس کی کاسٹ کم ہے. تو اپیلیزومیب ایکسپینسو ہے 16 لاکھ کی اور اس کی 4 لاکھ کی ہے. اگر اس کی ریزلٹ نان انفیریئر ہے تو ہم یہ شروع کر دیں. تو اب ملٹیپل اسکلیروسس میں ہم ریٹوکسیمیب پہ پاکستان میں جا رہے ہیں بیکاز اب پریویس جو اپیلیزومیب ہے وہ ایکسپینسو ہے اور ریزلٹس آر نان انفیریئر کرتے ہیں. تو یہ چیزیں سپیریورٹی انفیریورٹی یہ ریزلٹس آپ کے آتے ہوتے ہیں کہ جی اگر اس کے ایکول ریزلٹ بھی آ جاتے ہیں لیکن اس کے باقی پیرامیٹرز فار ایگزامپل ایک انجیکٹیبل ایک اورل ہے, یہ بھی بینیفٹ ہے کہ اورل میں اگر آپ کو اسی طرح ریزلٹ مل رہے ہیں, اگر آپ ڈیکسامیتھاسون آئی وی کی جگہ آپ اورل جب کارٹل پہ آپ ریزلٹ مل رہے ہیں تو وہ چیپر بھی پڑتا ہے اور اویلیبلٹی اور اس کے لیے کسی اور بندے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو یہ ایڈ آن فیکٹرز پر آپ کو مینجمنٹ میں جو ہم دیکھیں ہیں اسی طرح. اب یہ چونکہ ریزلٹس کی جب ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس ٹینس لکھا ہے کیونکہ یہ آلریڈی ہو چکا ہے. مین ایج واز, ٹھیک ہے. جو کنکلوژن ہوتے ہیں وہ آپ نے پریزنٹ ٹینس میں لکھنا ہوتا ہے. کنکلوژن جو ڈرا کرتے ہیں وہ ایگزسٹ کرتے ہیں. Results confirm or reject your hypothesis, they do not prove anything. Basically, جب hypothesis آپ بناتے ہیں, null hypothesis اور alternative hypothesis, تو وہ پھر آپ کہیں گے جی alternative hypothesis, اگر null hypothesis reject ہو گیا تو alternative hypothesis stands valid. تو وہ alternative hypothesis کے drug E is better than drug B. اب یہ ثابت ہو سکتے ہیں دوسرا کوئی اٹھ کے اس کو نلیفائی کرے. اس لیے یہاں پہ شہادت ہی دی جاتی ہے, ثابت نہیں ہوتا. آپ ان الفاظ پہ ذرا غور کریں. شہادت جھوٹی بھی ہو سکتی ہے. اس نے دور سے دیکھا ہے, دوسرے بندے نے قریب سے دیکھا ہے. وہ شہادت جس نے, آپ یہ دیکھیں کہ ایک بندہ کہتا ہے جس نے اس کو مارا ہے میں نے خود دیکھا ہے, ڈز ہوا ہے, اس کے ہاتھ میں پستول کا ڈز ہوئے ادھر گرا ہے, بعد میں پتہ چلا ہے ادھر دوسری سائڈ سے گرا ہے. اس نے جو مارا ہے اس نے شہادت دی ہے, اس نے اس کو کہے پھانسی پہ چڑھا دو. پھر جب وہ پتہ چلا کہ میں نے تو ادھر سے مارا ہے, تو ادھر سے جنگل چلی اور گولی تو ادھر سے ایسے آئی ہے. اب شہادت پہ اگر میں جاؤں تو یہ ثابت نہیں ہو سکتا. اس لیے ریسرچ بیسیکلی ایویڈنس بیسڈ ہوتی ہے. ایویڈنس کیا ہوتا ہے؟ شہادت. ایویڈنس ریفیوٹ ہو سکتی ہے, اس کے اگینسٹ اسٹرانگر ایویڈنس آ سکتا ہے. دوسرے نے وہ فلموں میں دیکھا ہوتا ہے, بعد میں پتہ چلا ہے یہ دیوارے کے ادھر سے دوسرے بندے نے ادھر یہ ڈس کرتا, ادھر سے دوسرے, یا پسٹل جو اس کے ہاتھ میں پسٹل تھی گولی کسی اور پسٹل تھی. اس طرح کی چیزیں جو ہے تو اس لیے پروف نہیں ہوتی. there is evidence in favor or against which can be changed later on. آپ نے اس کی سگنیفیکینس اور نان سگنیفیکینٹ وہ نہیں کرنا کہ سگنیفیکینٹ ہے یا نہیں. آپ نے سب کے دیکھنا, آپ نے انٹرپریٹیشن نہیں ڈالنی, آپ نے ایکچوئل ریزلٹس دینے. یہ پوائنٹس ڈسکشن کے, یہ ڈسکشن کا آگے بات آئے گی تو اس میں میں آپ کو بتاؤں گا. ڈسپلےنگ آف ڈیٹا جو ہے یہ دو ٹیبلز ہے, ہسٹوگرام ہے, بار چارٹ ہے, گروپ بار چارٹ ہے, پائی چارٹ ہے, اسکیٹر ڈائیگرام ہے, کچھ دو تین جو ہے وہ پلاٹو والے کاروبار بھی اس میں ہے. ہمارے کس کی جائیداد زیادہ بنانے کا شوق ہے؟ جس کے پاس بندوق ہے. اس میں سے کتنے نام آپ نے سنے؟ ٹیبل کا سنا ہوگا, ہسٹوگرام ہے,
साइड वाले से आपने सुने। हिस्टोग्राम क्या होता है? डायग्राम होती है, हाँ? बेल शेप डायग्राम। अच्छा, बेल शेप, वो बेल तो वैसी तस्वुराती होती है। तो बार चार्ट और हिस्टोग्राम में क्या फर्क होता है? बार चार्ट और हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम में भी फर्क होता है। कौन से डेटा के लिए आपने बार चार्ट बनाया है? कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट। ये वेरिएबल्स भी फिर कभी बात करेंगे। और स्टैटिस्टिक्स इसके लिए असल में रिसर्च समझने की चीज़ है। अगर आपका कॉन्सेप्ट बन जाए तो कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है। हमने अपने लिए खुद ही मुश्किल बना दी है कि जी इस एरिया में आना चाहिए, बहुत मुश्किल चीज़ है। कोई नहीं है, बड़ी मुश्किल की चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता उसमें चलना पड़ता है। एक ही गो में नहीं होती है। तो इंशाल्लाह ये सीरीज़ अभी हम चलाएंगे, डेटा पे फिर कभी बात भी होगी। और आई एम नॉट द एक्सपर्ट ऑफ डेटा एनालिसिस। मैं आपको ओपन ये भी बता रहा हूँ, आई एम अ क्लिनिशियन। न्यूरोलॉजी मेरी सब फील्ड है, एडिटिंग मेरी कोर फील्ड है। ये मैंने सिर्फ समझने के लिए कि जब मेरे पास आर्टिकल्स आते हैं तो मैं इंटरेस्ट की वजह से कि जी जब मैं उन्होंने कि उस पर कमेंट करता हूँ तो बस मुझे खुद तो आनी चाहिए। तो ये चीज़ें जो मैं अपने आपको बता रहा हूँ ये मैंने सिर्फ इसीलिए सीखी। तो स्टैटिस्टिशियन अगर कभी हो सकता है मैं कुछ चीज़ बीच में डंडी भी मार दूँ उस लिहाज से कि गलत फहम हो, या मेरी अभी परसेप्शन या वो भी बहुत गलत हो सकती है। तो आप कुछ चीज़ें स्टैटिस्टिक्स स्पेशली वो स्टैटिस्टिशियन से हम कहेंगे कि किसी दिन आगे पढ़ा ले। बहरहाल जितना मुझे आता है मैं अपना नॉलेज आपके साथ शेयर करूँ। तो हाउ टू मेक अ टेबल और ग्राफ और चार्ट्स, इस पे जरा types of slope reveals that 22.12% were hemorrhage while 77.8% in ischemic stroke. Type of slope 104 है और इसके 80% इसमें क्या इशू है? मैं थोड़ा सा साइड चेंज कर दूँ। As a whole, sir, हाँ जी, बेस ऊपर टेक्स्ट में भी है, नीचे फिगर में भी है, those duplications. there is a 100% duplication of the results that this table is redundant. इस पे इतनी ज्यादा स्पेस जो एक लाइन में आई हुई है, there is a no need of this table. तो जो चीज आप आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं सिंपल, उसमें उसके लिए खूबसूरती के लिए आपने ये चीज नहीं बनानी। ये जनरल के एडिटर को भी, जनरल को भी मैं क्वेश्चन करता हूँ कि आप जब आए होते हैं इसके एडिटर को नहीं पता ना उनकी पॉलिसी है कि जी ये फिगर इसका होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और स्पेस के लिहाज से देखिए तो इतने पेजेस ज़्यादा लगते हैं, इतनी स्लाइड ज़्यादा लगती है। अगर ये 1000 की तादाद में छपता है तो और बाद अवकात एक दो लाइन आगे करने से आपका पूरा नेक्स्ट पेज लग जाता है। तो कास्ट इफेक्टिवनेस सब हर चीज़ के लिहाज से ये ठीक नहीं है। फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्ली सीजन ऑफ स्ट्रोक वाज रिकॉर्डेड इन 729% 100% रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा। ठीक है, तो ऐसी चीजें आपने अवॉइड करनी है। जो चीज आराम से एक्सप्लेन हो सकती है टेक्स्ट फॉर्म में, उसके लिए टेबल की जरूरत नहीं है। टेबल वहां बनाया जाता है जहां पे कॉम्प्लिकेशंस होती है, जहाँ पे दो चीज़ों को आपस में मिलाने से कंफ्यूजन, आप रीडिंग में आपको एग्जाम में आइडिया नहीं बनता, जहाँ पे डिफिकल्ट या एडवांस लेवल की एसोसिएशंस आप दिखा रहे होते हैं,
اور بہت زیادہ ڈیٹا ہو تو وہاں پہ پھر آپ ٹیبلز اور گرافس کا استعمال دیتے ہیں. یہ بیسیکلی غلطی ہے. اور وہاں پہ وہ تھی اگر فار ایگزامپل آپ نے ڈیٹا ٹیبل میں دیا ہے اور تھوڑا سا ٹیکسٹ میں بھی, جو ٹیبل ہو وہ سیلف ایکسپلینیٹری ہو, اس کے لیے ٹیکسٹ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اس کا مینشن کرنا ٹیکسٹ میں ضروری ہے. The demographic data is given in table 1. یا there were majority were males. تو فیمیل کا لکھنا پھر ضروری ہے. باقی ریفرنس میں وہ لکھ لیں, یا the most common age group was 30 to 70 years. باقی ٹیبل میں دیے ہوئے, اس کے اندر مینشن کریں ٹیبل 1, باقی لوگ خود ہی ادھر سے کریں. لیکن ٹیبل سے واپس ٹیکسٹ میں نہیں آنا چاہیے, وہ ضروری ہے کہ آپ خود ایکسپلین کریں. اب اس چیز کے دیکھیں, یہ اسی جنرل کی ٹیبل نمبر 20 ہے, تو 20 ٹیبلیں اس نے بنائی ہیں. 24 پورا شادی حال 296 میں اسی کا اس نے فگر بھی بنا دی, اور گراف نمبر 24 ہے. یہ جو میں ایڈیٹرز کی ٹریننگ کرتا ہوں تو یہ ادھر بھی یہ سلائڈنگ بنانا ہے. اور بھائی تھوڑا تو خود سے اپنے عقل سے بھی کام لو. آپ کے جنم کے ہو سکتے آپ کے پاس پیسے زیادہ ہو, لیکن یہ چیز تو نہیں ہونی چاہیے. اب یہ ٹیبل اسٹینڈ الون ہے, آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. ایس ایس کی ہے, ڈی ایس ہے, کون سا ٹیسٹ اپلائی ہوا ہے, کون سی چیزیں ہیں. نووا تو چلو ٹھیک ہے آپ نے لکھ دی ہے, نووا یوز ہوا ہے, لیکن کس چیز کو کیا دکھا رہے ہیں. اٹ شوڈ بی سیلف ایکسپلینیٹری. اگین میں کہہ رہا ہوں کہ جو دکھا رہے ہیں اس کے مطابق ہونا چاہیے. اب یہ دیکھیں 85% نو اور یس, past smoking history of study. کوئی پتہ نہیں چلتا, صرف پروپورشنز, وہ دی ایکچوئل فگرز اس میں نہیں ہیں. کہ یہ 100 میں ہے, یہ 200 میں, یہ 500 میں. Maternal mortality found in obstetric respectively. اب آپ خود ہی اندازہ لگائیں کہ کتنے پرسنٹیج کچھ اندازہ نہیں لگا. تو ایسے فگرز جو ہے یہ نہیں ہونے چاہیے. اس کے لیے بھی ایکچوئل فگرز 60 اور وہ یہ آرام سے ایج گروپ آپ اس میں دے سکتے ہیں. آدھے سے زیادہ پیج اس میں پکڑا ہوا ہے. یہ پیج شروع ہوتا ہے یہاں تک آدھا ہے. اس سے کچھ اندازہ نہیں ہوگا. تو اگر کچھ ہے تو آپ کے ریلیشنز کا فٹ نوٹ میں فل ڈیٹیلز دے دی. یہ ڈیٹا اگر آپ ٹیکسٹ میں ڈالیں گے تو اس سے کچھ سمجھ لیں گے. دس شوڈ بی ٹیبولیٹڈ. ٹھیک ہے. اب یہ اگر آپ پڑھیں تو آپ کا دماغ بہت بھی آئنسٹائن ہو تو شاید سمجھ آ جائے, ادروائز اس کو ڈائجسٹ کرنا, ایبزارب کرنا اور سمجھنا جو ہے وہ مشکل ہے. ٹیبلز ہی ٹیبلز. اناٹمی آف دی ٹیبل جو ہوتی ہے, یہ ٹائٹل ہے, اس کو اسٹاپ بولتے ہیں, اور یہ باکس ہیڈنگ یا کیپشن ہوتا ہے, اس کو ہم فیلڈ کہتے ہیں. نیچے کو کلوز. ٹھیک ہے. تو یوزلی لاجیکل ٹاپ ڈاؤن کرنا آسان ہوتا ہے. یہ ڈیپینڈنٹ ویریبل ہوتا ہے اور یہ انڈیپینڈنٹ ویریبل. جو آؤٹ کم ویریبل ہوتے ہیں یوزلی ہم اس کو کالمز میں رکھتے ہیں. تو یہ لاجیکل سیکوینس بنتی ہے اور آپ کو سمجھ بھی آسانی سے آتا ہے.
Do not duplicate results in text and table figures. Do not duplicate presentation with the tables. Eliminate wrong numeric data and wrong explanation in text. Refer the text to our tables and figures. आपने डेटा टेबल के अंदर जो टेक्स्ट फॉर्म में लिखा है रिजल्ट्स में लिखेंगे टेबल 1 में ये है और टेबल 2 में ये, ताकि टेक्स्ट पढ़ती हुई उसको अंदाजा हो कि डिटेल में वहां से और लॉजिकल सीक्वेंस में हो। ये नहीं है कि आपने टेबल 3 पहले टेक्स्ट में लिख दिया और 1 बाद में लिख दिया। कैप्शन लिखनी है, नंबरिंग देनी है, हर एक में बाज़ का न्यूमेरिक उसमें होता है कहीं दूसरे में, लेकिन जिस तरीके से होता है नंबरिंग वो आप जनरल की वेबसाइट पे और उनके सेक्शन ऑफ ऑथर्स पे देखिए और उनको आर्टिकल भी देखिए कि उन्होंने किस तरह किए। लेजेंड्स बिलो द फिगर होते हैं और कैप्शन में बहुत ही जगह। बात इनको समझने के लिए आपको साथ में ये चीजें देनी पड़ती है और ओवर क्राउडिंग भी नहीं होनी चाहिए। सिंगल वेरिएबल्स को ग्राफिकली, अब यहाँ पे हम किस बात की करें जो सिंगल वेरिएबल, अगर ये कैटेगोरिकल है जिसमें नॉमिनल, ऑर्डिनल और डिस्क्रीट का, तो बार चार्ट और पाई चार्ट डिस्प्ले करता है। अगर ग्रुप है और कंटिन्यूअस है तो उसको हिस्टोग्राम, ठीक है। ये बार चार्ट है, इसमें एक बार और दूसरे के दरमियान में खाली जगह है। हर एक ये क्या है कैटेगोरिकल, नॉमिनल और ऑर्डिनल जिसको आप ग्रुप कर सकते हैं। नॉमिनल सिर्फ नेम होते हैं, ऑर्डिनल जिसको ऑर्डर में गुड बेटर बेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऑर्डर में फ्रॉम लीस्ट टू हाईएस्ट और अपोजिट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिलेटिव या एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव परसेंटेज को करें, इट इज बार चार्ट। The length of each bar either horizontal or vertical, बार का कैसे भी दिया होता है, इस proportion to the frequency of, ठीक है। तो ये जितना आप दूर से नजर आता है कि ये अगर मैं देखूं ये यहाँ ज्यादातर जो है 9 to 11 आवर है और मुझे एग्जैक्ट उसके पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो मैं अगर देखूं तो मेजॉरिटी मेरे पास इस स्टेज में ये एक्सट्रीम वाले gap between the bars will indicate that categories are separate from each other. This is not continuous data. Bar charts to compare the frequency relative to others. Part of क्या होगा ना सर? Hours of television watch. ये usually नीचे होता है फिगर्स में, ठीक है। लेकिन जनरल की अगर पॉलिसी ऐसी है तो इसमें हम कहते हैं बार बार आप उधर जाए, ये डिटेल्स आपको होना चाहिए कि ये क्या दिखा रहे हैं और ये आवर्स क्या दिखा रहे हैं। एक्चुअली इसके नीचे ये इसके पार्ट पे होगा आवर्स, ये शो कर रहा है कि 9 to 11 है क्या चीज़, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और ये आवर्स है। इसको यूजुअली यहाँ पे नीचे फिगर 1 हमारे ज़्यादातर जर्नल्स यही करते हैं। लेकिन ये कुछ जर्नल्स में आपको अगर उनका पॉलिसी ऐसी है और ये मैंडेटरी नहीं होता कि हर जर्नल 100% ही फॉलो करे, लेकिन पॉलिसी को देखना पड़ेगा। अब ये ग्रुप्ड बार चार्ट्स है, क्लस्टर्ड बार चार्ट्स, इसके अंदर ये EMIs है, इसका फ्रेशमैन और सॉफ्टवेयर और जूनियर जो है ये सारे होती है। इनको 2005 में कितने थी? Now these are the separate कैटेगरीज और हर कैटेगरी में 3 चीजें देखिए। इसको क्लस्टर्ड बार चार्ट 2 और 3 वेरिएबल्स का इकट्ठा देखिए, लाइक एज ग्रुप और मेल और फीमेल। अगर आप काम करते कि 10 से 20 साल में मेल फीमेल कितने थे और 30 से 40 साल, उसका कैटेगरीज अलग है एज की, और मेल और फीमेल को आप इकट्ठा देखना चाहते। तो ये दरमियान में एक चीज है जिसमें ये कंटिन्यूस आ रहा है लेकिन साथ में सेपरेट कैटेगरीज। इसके अलावा स्टेट बार चार्ट
इसको इस तरह भी कर देते हैं कि इनको 2005 में बजाय 3 एक करने की उन्होंने अलग कर दिया। Relative frequency segmented bar, अब ये not sure और not और somewhat और very good दिए होते हैं और ये परसेंटेज दिए होते हैं। हर एक का परसेंटेज आपको जिसकी दरम्यान में गैप भी 40,000 से कम में आमदनी है, 40 से 80,000 डॉलर्स की है और मोर है, और हर एक के अंदर में उन्होंने दिए कि जी वेरी सेटिस्फाइड है, नॉट श्योर कि ये सेटिस्फाइड है आप अपनी इनकम से। अब इसी के अंदर कैटेगरीज उन्होंने दिया हुआ है और ओवरऑल इसकी 100% बनती है, 0 से 1 बनती है, 6.3 है तो 63% है, 25%। जो 80,000 दिन की वो है वो 25% सेटिस्फाइड है या वेरी सेटिस्फाइड है, और ये दिन के इनकम से है वो सेटिस्फाइड है। मोज़ेक प्लॉट ये उसी तरह की चीज है जिसमें इसके अंदर भी फिर गैप आ जाए। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए ज्यादातर आपकी यूज में नहीं होगा। पाई चार्ट जो आप सबको बड़ा फैसिनेट करता है और हर एक बचपन से बना रहा होता है, तो ये यूजुअली आपको सर्कल में होता है पाई, और इसके अंदर फिर हर एक इसके आगे आपको लिखना होता है कि कलर क्या डिफ्रेंशिएट करते हैं, या परसेंटेज या एक्चुअल फिगर या प्रोपोर्शन देने होते हैं। इतने ज्यादा डेटा को पाई चार्ट में नहीं होना चाहिए। आप मुझे नहीं पता इस कलर की डिफरेंशिएशन 50 चीजें इसको टेबुलेट करना है। 5-6 कैटेगरीज में है ताकि आप जस्ट विजुअल देख सकते हैं कि वेरी वाले बहुत ज्यादा है और उसके बाद समवट वाले नॉट वेरी। अब इसमें मुझे कुछ पता नहीं है कि ये क्या है। सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज एक्सेप्टेड। फिर हिस्टोग्राम में वही बार्स है लेकिन गैप नहीं है, ये कंटिन्यूअस डेटा है, कंटिन्यूअस न्यूमेरिकल डेटा। सर अगर ये डेटा इतना ज़्यादा होता है तो हम पाई चार्ट इसको डिस्प्ले नहीं करते हैं तो डेफिनेटली कंफ्यूजन होती है। सब फिर क्या करते हैं? टेबल डालते और डिसेंडिंग या असेंडिंग फ्रीक्वेंसी में डालते। तो टॉप अगर डिसेंडिंग में डाल दें तो टॉप 3 आप देख सकते हैं कि कौन से कॉमन है, और छोटे वाले को भी आपको पता चलता है। वही चीजें जो हमने बता दिया। डिस्प्लेइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 2 वेरिएबल्स, ये सिंगल वेरिएबल को आप कर रहे थे, एक ही को डिस्प्ले कर रहे थे। अब यहाँ पे न्यूमेरिकल वर्सेस न्यूमेरिकल आप कंपेयर कर रहे हैं, एक भी न्यूमेरिकल वेरिएबल है दूसरा भी न्यूमेरिकल, या एक कैटेगोरिकल है दूसरा कैटेगोरिकल, या एक न्यूमेरिकल है दूसरा कैटेगोरिकल। तो हर एक की अलग अलग, दोनों न्यूमेरिकल है स्टैंडर्ड कार्ड। कैटेगोरिकल वर्सेस कैटेगोरिकल में आप टेबल जैसे टेबल 2x2 जिस तरह होता है आपके ऊपर। न्यूमेरिकल वर्सेस कैटेगोरिकल में आपके बॉक्स है, सिस्टम कार्ड आता है, बार चार्ट आता है, डॉट आता है। ये आगे चलकर मैं आपको एग्जांपल दूंगा। ये स्कैटर प्लॉट है, ये वेट है ग्राम में है, और ये बर्थ रेट एक्चुअल बर्थ रेट है, और ये एस्टिमेटेड बर्थ रेट है। ऊपर इसको दिखाते हैं और ये पॉजिटिव कोरिलेशन जा रही है। इसकी स्टैटिस्टिक भी आपकी अलग होनी चाहिए, कोरिलेशन कोएफिशिएंट और ये चीजें आप। फिर बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं कि एक न्यूमेरिक डेटा है और एक आपका कैटेगोरिकल वेरिएबल। ये इसको इंटरक्वार्टाइल रेट बेसिकली ये डेटा को 4 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, 25%, 25%, 25%, 25%। दरमियान में जो होती है ये आपका मीडियन आता है, मिडल वेरिएबल, और इसको IQR कहते हैं। Q3 इसको Q1 कहते हैं, फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, इसको IQR कहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि इंटरक्वार्टाइल रेंज, ये जो डिस्क्रीट वैल्यूज होती है उनके लिए हम फिर IQR जिनकी यूनिट्स नाउ वहां पे फिर इंटरक्वार्टाइल रेंज अपनी मीडियन लेना होता है, मोड लेना होता है। तो मीडियन आपको नजर आता है कि किस तरह है।
आर आउटलायर्स। आगे आपको समझना है। इसमें फर्स्ट ईयर से जूनियर और क्लासेस में है और हर एक को आप कर रहे हैं कि इसका मीडियम क्या है, इसका ये आपके आउटलायर्स एक आध बीच उधर ऊपर चले जाएंगे। ये पता नहीं है कि उन्हें क्या चीज़ है, ईयर से वो है एजुकेशन में और इसमें ये चीज़ आपकी है। तो ये Q1 Q2 इसको लोअर क्वार्टाइल कहते हैं, दिस इज कॉल्ड वेस्टर। इसको बॉक्स बना रखे। बेसिकली वो चीज वही है जो ये चारों ब्लॉक दरमियान वालों को ब्लॉक कर दिए, बाकी क्यों नहीं। यहाँ पे आगे वो बना लेते, ठीक है। तो ये चीज जो है, ये आउटलायर जो है 1.55 क्लास से एबव Q3 होगा। इंटर क्वार्टाइल रेंज का मल्टीप्लाई बाय 1.5 कर लेते हैं और वो अपर फेज से अगर ऊपर होगा तो वाई आउटलायर है, या नीचे होगा तो पी आउटलायर। बास दफा एक आर लाइक फॉर एग्जांपल आपके ज्यादातर पेशेंट 50 से 60 साल है और एक 120 साल वाला है, तो आउटलायर्स इसको कहते हैं कि जो रूटीन से हट के। तो ये इसका फायदा ये है कि आप आउटलायर भी दिखा रहे हैं और उसमें जो मीन और उसमें होता है स्टैंडर्ड डिवीजन में आपका आउटलायर आपको पता नहीं चलता कि एक आउटलायर अगर आ गया तो आपकी मीन को खींच के ले जाते हैं, उसमें स्क्यूड आ जाते हैं, उसमें जो प्लॉट सा बना देते हैं, स्क्यूड लेफ्ट राइट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल सबके एजेस 20 से 30 के दरमियान में और एक 80 साल वाला आ गया तो वो एक तरफ ले जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव उसकी ले जाएगा। फिर स्टेम एंड लीफ प्लॉट ऑर्गेनाइजेस डेटा बाय सेपरेटिंग लीफ डेटा पॉइंट इनटू स्टेम। ये स्टेम है, ये लीफ है। अब देखिए 1 के साथ 15 16 2 है, 1 5 और 6 15 16, फिर 2 और 18 21। ये विजुअल वो कर रहे हो, ये 30 है 32 है, तो हमें देख रहे हैं कि जी 20 और इतने हैं। इस तरह की आपको विजुअल एक चीज होती है, इसको स्टेम एंड लीफ कहते हैं। दिस इज स्टेम एंड दिस इज लीफ। अब अगर मैं इसको वैसे वो दिखा दूं तो बार चार्ट फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ बार, जितनी बार कैटेगोरिकल होती है इसको नंबर एक नहीं आता, पाई चार्ट में नंबर एक नहीं आता, डॉट प्लॉट में कैटेगोरिकल नहीं आता, इस तरह स्टेम एंड लीफ ये भी सारे नंबर एक के लिए। हिस्टोग्राम, बॉक्स प्लॉट, स्कैटर प्लॉट और लाइन ग्राफ और फॉरेस्ट प्लॉट में दोनों चीज। फॉरेस्ट प्लॉट में है बेसिकली ये एस्टिमेट और इनका कॉन्फिडेंस इंटरवल और वो मल्टीपल डोज का होता है। मेटा एनालिसिस में है वो शायद इसका है नहीं। फंगल प्लॉट अगेन ये मेटा एनालिसिस में यूज होती है, आपको सिर्फ नाम पता हो, बाकी डिटेल्स आपकी ये हम 22 देखते हैं पब्लिकेशन पर ऐसा। Dot plot, stem and leaf plot, box plot and scatter plot are used for exploratory data analysis and comparison. और ये क्या करते हैं, समराइज एंड कंसीडर। फंगल प्लॉट जो है वो बेसिकली पब्लिकेशन 22 एंड मेटा एनालिसिस। तो ये सिर्फ नाम ही आपके लिए काफ़ी है, बाकी चीज़ें थोड़ी सी शायद आपके लिए एडवांस लेवल की होंगी, लेकिन अवेयरनेस पहली चीज़ होती है कि आपने कम से कम आइंदा कहेंगे कि हाँ मैंने PDA के प्लॉट के अलावा भी कुछ नाम सुन। थैंक यू। अब थोड़ी सी ब्रेक हो।